नमस्कार दोस्तों, की एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्विनल TG2, बिहार पीसीएल, पीजी मतलब एमपी PGCL, इन सभी स्टेट के लिए जो जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन पूछा जाता है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैद्युत आग। यहाँ पर आपका वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक इसका राइट आंसर है। चलिए, व्याख्या सहित यहाँ पर बात करेंगे हम, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि वैद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत आग बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक इस प्रकार हैं, जो कि जल युक्त अग्नि बुझाने का यंत्र और फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र। और अगला पॉइंट है शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र। अगला, जैसे कि चौथा नंबर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र होता है। और अब देख लेते हैं अगला, जो कि यहाँ पर आपको उपलब्ध होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र। रेत से भरी बाल्टियाँ भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये सभी इसके अग्नि बुझाने के यंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत आग में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हेलोन CTC वाले का प्रयोग हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं, जो कि पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, विद्युत आग में हेलोन CTC वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोक देता है। आग तुरंत ही आग बुझा देता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष पर विद्युत उपकरण में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े जूते का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इसकी पूरी व्याख्या है, विद्युत कार्य करने के लिए मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है। रबड़ विद्युत रोधक है, जो कि विद्युत शॉक से बचाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं। सही उत्तर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। और इसके दो प्रमुख फायदे हैं, जिसमें पहला कि प्रत्येक युक्ति के सापेक्ष आगत वोल्टता समान और रहे। दूसरा, यदि किसी कारणवश एक युक्ति खराब हो जाए तो उसका अन्य उपकरणों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि निम्न में से कौन सी समांतर प्रतिरोध परिपथ की एक मुख्य विशेषता है? सही उत्तर जो कि चालकता योगात्मक होती है। चलिए पूरी व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि समांतर परिपथ में विभव सदैव समांतर होता है, साथ ही चालकता योगात्मक होती है। जबकि सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान होती है, जबकि समांतर क्रम में वोल्टता हरदम समान रहता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीरीज में जुड़े हुए 47 ओम, 20 ओम और 33 ओम प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध क्या होगा? सीरीज में जुड़ा हुआ है, सिंपल सा है, ये तीनों रजिस्टेंस आप जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई 100 ओम इसका सही उत्तर होगा। अगर समांतर में होता तो आपको यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते थे। ये तो सीरीज में ही इसे सिंपल सा जोड़ लेंगे।
अगला प्रश्न, 4 समरूप प्रतिरोधक को पहले समांतर में और फिर सीरीज में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा? सही उत्तर 1/16 बार गुना होगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको समांतर में जोड़ा गया, फिर सीरीज में जोड़ा गया। जैसे कि समांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका r/4 हो जाएगा, और सीरीज में जोड़ेंगे तो 4r। यहाँ पर दोनों को रख कर भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 1/16 निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 1/16 बार आपका सही उत्तर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फ्यूज संरक्षण का उपयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। सही उत्तर 100 एम्पीयर धारा के मूल्यांकन के लिए होता है। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पीयर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। वह तकनीकी साधन जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए वैद्युत परिपथ में सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। चलिए, फ्यूज को हमेशा आपको फेज में ही सीरीज क्रम में लगाना चाहिए। किसी के अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, केवल ढांचे का आकार और भार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर केप छेनी का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर टैप का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए टैप औजार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 6 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ सीरीज में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। परिपथ में धारा क्या होगी? सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जोड़ेंगे, जो कि इस प्रकार 3 समांतर में जोड़ लिए। फिर सीरीज में 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इसको सबको हल करेंगे तो आपका धारा निकालनी, I बराबर V/R होता है। V/R, V का मतलब कितना दिया गया? 10। R का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर निकालेंगे 6/3, यानी यहाँ पर R/N हो जाएगा। यानी R कितना है? 6। कितने रेजिस्टेंस है? 3 दूनी 6, 2 और इसके साथ 3 के साथ 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। 5 का इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख में बिंदु ए और बी के बीच वोल्टता का मान कितना होगा? सही उत्तर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ए और बी के बीच वोल्टता का मान, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्नानुसार यह परिपथ जो आपका है, ये परिपथ आपका खुला हुआ, अर्थात प्रवाहित धारा 0 तथा सापेक्ष प्रतिरोध अनंत होगा। अतः लागू वोल्टता का मान पूर्णतः 100 वोल्ट ही होगा, जो जैसा कि यहाँ पर परिपथ आपका खुला हुआ है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह यहाँ जैसे। चलिए, इसका सही उत्तर आपका जैसे कि 100 वोल्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें कोई धारा खर्च ही नहीं हो रही है, तो मान लो वही उतना वही वोल्ट हो जाएगा। दिए गए परिपथ आरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किरचॉफ का वोल्टता का नियम यानी केवीएल का सही प्रतिनिधित्व करता है? जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केवीएल लगाना है तो यहाँ पर सीधे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलते चलते इस प्रकार आपको, जैसे कि ये एरो का निशान है, इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर जैसे कि माइनस का है तो माइनस का 5 रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर फिर माइनस का 7 है तो माइनस का 7, फिर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दूँ, जैसे कि लूप के IX के अनुदिश किरचॉफ वोल्टता नियम लागू करने पर इतना आ गया, जो कि आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि निम्न में से कौन सा अधिक भारी है? आपको बताना इसमें सबसे भारी कौन है। सबसे भारी आपका अणु है, जबकि सबसे भारी अणु है उसके बाद परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.1095 × 10⁻28 होता है। और AMU में अगर ज्ञात करें तो 0.005486 AMU होता है। अगला प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है, जो कि AMU में आप देख सकते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 × 10⁻24 होता है। AMU में 1.008724 AMU होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि सामग्री जिनका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है क्या होगा। सही उत्तर मैग्नीन कहलाता है। यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। जैसे कि मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है और शंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। कार्बन तथा पोर्सिलिन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। मैग्नीन में आपका 80 से 85% कापर होता है। मैग्नीज होता है यहाँ पे आपका, जो कि 12 से 15%, या फिर आपका निकिल होता है। अगला प्रश्न, कांस्टेंटन में शामिल होता है क्या शामिल होता है। सही उत्तर तांबा और निकिल शामिल होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि कांस्टेंटन में आपका कांस्टेंटन जो यूरेका की तार होती है, इसमें 60% कापर और 40% निकिल होता है। इसमें इस धातु की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि परिवर्तित होते हुए तापक्रम पर इसकी प्रतिरोधकता लगभग स्थिर रहती है। इसके सभी गुण मैग्नीन मिश्र धातु के समान होते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। नाइक्रोम में आपका निकिल 55 से 78% होता है। क्रोमियम आपका होता है 15 से 23%, और यहाँ पर मैग्नीज जो होता है 1.5%, और यहाँ पर देख सकते हैं फेरस जो होता है आपका होता है। और जर्मन सिल्वर में आपको देख सकते हैं, जो कि कापर होता है 25 से 50%, और यहाँ पर निकिल होता है और 10 से 35%, और यहाँ पर जिंक होता है। ब्रास के लिए आप इसी प्रकार देख सकते हैं, जो कि होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए क्या होना चाहिए। सही उत्तर अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तो यह होगा। सही उत्तर अधिक धारा लेगा। चलिए फिर से देखते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तो यह अधिक धारा लेगा। हम जानते हैं कि P बराबर √3 VL/IL cos फाई इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें धारा निकालनी, जो कि इस प्रकार इसे पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कम होगा और अनुकृपित धारा के मान के अधिकता होगी, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा अधिक धारा लेगा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक परिपथ में लागू वोल्टेज 100 वोल्ट है और धारा जो है 10 एम्पियर की धारा को 30 डिग्री पश्चात पाया जाता है। पावर फैक्टर का मूल्य क्या है। यहाँ पर हमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है जैसे कि यहाँ पर एक परिपथ में लागू वोल्टेज 100 वोल्ट और धारा जो है 10 एम्पियर, धारा को 30 डिग्री पश्चात पाया जाता है, तो पावर फैक्टर 0.866 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर कास थीटा बराबर 30 है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका मान निकल कर आपका आ जाएगा, जो कि 30 डिग्री का मान आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से आपूर्ति करते समय 20 ओम के प्रतिरोध और 11.56 ओम के संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रतिक्रिया वाले एक सीरीज यानी RC परिपथ में फेज कोण का मान डिग्री में निर्धारित करें। यदि कास इनवर्स 0.866 बराबर 30 डिग्री है तो क्या होगा। चलिए इसे मान रख के सॉल्व करते हैं। जैसे कि आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज दी गई है और रेजिस्टेंस आपका 20 ओम और XC आपका इतना दिया गया है। फार्मूला होता है आपका प्रतिबाधा बराबर रूट में R² प्लस XC²। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे और यहाँ पर Z का मान निकल कर आ जाएगा, तो आपका पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है R/Z। R/Z फार्मूले पर मान रख देंगे तो यहाँ पर 0.866 आ जाएगा। फिर इसे कास्ट मतलब थीटा बराबर कास इनवर्स इतना मान हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको इसको सॉल्व करके दिखाया है।
यानी 30 डिग्री आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर यदि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक, कोण और प्रतिबाधा का मान Z पता हो तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का पता करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयुक्त होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि R बराबर Z cos थीटा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान शक्ति गुणांक का एवं प्रतिबाधा के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कास्ट थीटा यानी पावर फैक्टर बराबर R बटे Z इसका फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक कोफिशिएंट 0 के आसपास होता है। सही उत्तर मैग्नीन का होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैग्नीन पदार्थ का ताप गुणांक 0 के आसपास होता है। मैग्नीन का संगठन कॉपर मैग्नीज निकिल जो कि होता है। कॉपर इसमें 84% और मैग्नीज 12% और यहाँ पर निकिल 4% होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान है। H के लिए आपका 180 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। H के बारे में तो हमने आपको बता दिया। Y के आपका 90 होता है, 90 डिग्री, और A का 105 डिग्री, E का 120 डिग्री और B का जो है 130 डिग्री, F का 155, H का 180 और C का जो है 180 के ऊपर, यानी 200, 220 होता है, 230 होता है और 250 तक होता है। ये आप C के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसा कि उच्च वोल्टा वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ डैश हैं। सही उत्तर जो कि अंतर्भरित कागज यानी इम्प्रेग्नेंट कागज पेपर होता है। चलिए देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। जैसा कि यहाँ पर आपका दिए गए उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः इम्प्रेग्नेंट पेपर प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में प्रायः विद्युत रोधी तेल संश्लेषित कागज का प्रयोग किया जाता है। निम्न वोल्टता वाले केबलों में कागज, वार्निश तथा वाल्कनित, विटनित आदि का प्रयोग किया जाता है। हिलने डुलने से होने वाली हानि को रोकने के लिए वार्निश, कैमरिक टेप तथा साथ पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैटरी को इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम इमरजेंसी लाइट में प्रयोग करते हैं। जैसा कि लेड एसिड बैटरी को इमरजेंसी लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का ईएमएफ 2.1 वोल्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। अगला प्रश्न। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल का अपघट्ट बनता है। सही उत्तर सशक्त बनता है। आपका आवेशन के दौरान यहाँ पर आपका जो है सीसा अपघट्ट का अम्ल सशक्त बनता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसा कि आपका यहाँ पर दिया गया है, आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्ट सशक्त बनता है, जबकि निरावेशन के समय विद्युत अपघट्ट दुर्बल अथवा पतला हो जाता है। पूर्ण आवेशित होने पर सेलों का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल रहता है। इन सेलों को आंतरिक चार्जिंग के समय आवश्यकता होती है। इसकी दक्षता 90 डिग्री तक रहती है। अगला प्रश्न। लेड एसिड बैटरी की अनावेशित अवस्था के दौरान एनोड लेड और कैथोड का लेड ऑक्साइड पूरी तरह से इनमें से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। सही उत्तर लेड सल्फेट और लेड सल्फेट में यहाँ पर यानी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर मैं बता दूं, लेड एसिड बैटरी की अनावेशित अवस्था के दौरान एनोड लेड और कैथोड का लेड ऑक्साइड पूरी तरह से लेड सल्फेट और लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। आर्द्र लेड एसिड बैटरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भंडारण क्षेत्र, भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी स्व आवेशन की दर उतनी ही उच्च होगी। चलिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, जैसे कि आर्द्र लेड एसिड बैटरी भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी स्व आवेशन की दर उतनी ही ऊंची होगी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि क्षारीय सेलों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और डैश होता है। सही उत्तर यहाँ पर निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती हैं।
जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और एक निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न, तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण है। सही उत्तर तड़ित रोधक है। जैसे कि आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूं तड़ित आघात यानी लाइटिंग स्ट्रोक के सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण तड़ित रोधक है। तड़ित रोधक के बारे में देख लेते हैं। सब स्टेशनों पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंट, एपरेटसों आदि से सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन एवं फीडर लाइनों के प्रारंभ तथा अंत में तड़ित निरोधकों का प्रयोग किया जाता है, जो लाइन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली के हिल्लोलों को यानी सर्ज को स्टेशन में प्रवेश से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश करा देती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। सही उत्तर जो कि कागज का नहीं करते हैं, जबकि चांदी का कर लेते हैं, तांबा का कर लेते हैं, एल्युमिनियम का। पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। जो कि फ्यूज वायर के रूप में कागज का उपयोग नहीं किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ के निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि इसमें उच्च चालकता होनी चाहिए तथा न्यून प्रतिरोधकता यानी हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है जो कि निम्न गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और इसकी न्यून ओमिक हानियाँ होनी चाहिए यानी लो ओमिक लॉसेस होनी चाहिए और संचरण तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अगला पॉइंट, फ्यूज पदार्थ के रूप में सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड इत्यादि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर हॉर्न गैप, ये आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि यहाँ पर अत्यधिक वोल्टेज से हॉर्न गैप सुरक्षा प्रदान करता है, जो ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए किया जाता है। ब्रीदर, संरक्षक, कंजर्वेटर दोनों ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। ब्रीदर के बारे में देखते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल अथवा कैल्शियम क्लोराइड जैसा वायु को सुखाने वाला पदार्थ भरा रहता है, जो ट्रांसफार्मर की श्वसन क्रिया के समय ली जाने वाली वायु को नमी सोख लेता है। अगला पॉइंट है, तापीय अतिभार रिले मोटर को ओवरलोड से बढ़ने वाली धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सामर्थ्य बिंदु पर रखे हुए डेड डैश के संख्यात्मक रूप के बराबर होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका 1 वेबर वाले एन ध्रुव पर लगने वाला बल, इसका राइट आंसर है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य बिंदु पर रखे हुए 1 वेबर वाले एन ध्रुव पर लगने वाले बल की संख्या से बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न, चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं तथा दोनों ध्रुव के मध्य काल्पनिक रेखा फ्लक्स कहलाती है। चुंबक उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला स्थायी तथा दूसरा अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की विमुक्तता डेड डैश के साथ परिवर्तित होती रहती है। सही उत्तर जैसे कि फ्लक्स की लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एमएमएफ और पारगम्यता, ये सभी पर निर्भर यानी परिवर्तित होती है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो कि किसी पदार्थ की विमुक्तता फ्लक्स पथ की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। यहाँ पर फार्मूला आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और इसे बदलेंगे तो यहाँ पर एमएमएफ अपान फ्लक्स होता है। इसी प्रकार आप इसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षमता एक डेड डैश को मात्रक है। सही उत्तर यहाँ पर चुंबकीय क्षमता जो है अदिश राशि होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चुंबकीय विभव एक अदिश राशि होती है और अदिश राशि वे राशियाँ होती है जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। ज्ञात रहे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एन ध्रुव से चलकर एस ध्रुव की ओर गमन करती हैं।
यदि किसी स्वतंत्र चुंबक को किसी भी प्रकार तोड़ दिया जाए तो इसमें प्रत्येक भाग सदैव ही दो ध्रुव होंगे। अगला प्रश्न, चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर, चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पर चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं V sin 4t की पूर्णता को एक शुद्ध संधारित्र यानी कैपेसिटर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, A sin कोष्टक में 4t प्लस π/2 होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं शुद्ध संधारित्र तथा धारा में वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्रोत से वोल्टता का समीकरण जो कि V बराबर 3 sin 20t प्लस 4 sin 30t। अगर इस वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोधक में प्रयोग किया जाता है तो शक्ति क्षय कितना होगा? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं फार्मूला आपका होता है, जो कि इस प्रकार मैं आपको दिखा दूं। फार्मूला होता है जो कि V बराबर यहाँ पर Vm1 अपान रूट 2 जो कि Vm2 अपान रूट 2। यहाँ पर Vm मतलब Vm1 का मान यहाँ पर आपका दिया गया है 3 और Vm2 का मान जो आपका दिया गया है यहाँ पर 4। दोनों का मान रख के रूट 2 से भाग दे, यानी इसका वर्ग करेंगे फिर इसे भाग देंगे तो इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा जो कि 25/√2 यानी 5/√2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम शक्ति क्षय का फार्मूला लगाएंगे जो कि शक्ति क्षय का फार्मूला होता है V² अपान R। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा जो कि यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। फिर 10 का भाग देंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 1.25 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि RC परिपथ का शक्ति गुणांक डैश डैश है। सही उत्तर अग्रगामी है। RC परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर लीडिंग होता है तथा RL परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चगामी यानी लैगिंग होता है। शुद्ध प्रतिरोधी का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर एकांक होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। सही उत्तर परावैद्युत हानि में वृद्धि। कुचालक सामग्री पर नमी के कारण परावैद्युत हानि में वृद्धि होती है क्योंकि नमी के कारण इनकी अचालकता खत्म होने लगती है। अगला प्रश्न, धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है। सही उत्तर जो कि जैसे कि धारा का लीकेज रोकना और बिजली के झटकों से बचना ये होता है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं जो कि यहाँ पर इस प्रकार दी गई है। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन धारा लीकेज रोकने और बिजली के झटकों से बचने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन चालक के ऊपर आवरण का होता है और चालक को सुनिश्चित रखता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विद्युत रोधी पदार्थ को विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से निर्भर करती है। सही उत्तर जैसे कि अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर और परावैद्युत पदार्थ के अपूर्णता पर, दबाव, ताप और आर्द्रता पर, ये सभी पर निर्भर करती है। चलिए देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। विद्युत रोधी पदार्थ की विमुक्ता विकार शक्ति अनुप्रयुक्त वोल्टेज के रूप में परावैद्युत पदार्थ में अपूर्णता पर दबाव, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत रोधी के गलत गुणों को चुनें। यहाँ पर आपको चुनना है गलत गुण, जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें जो गलत है, जैसे कि इसमें विद्युत रोधी पदार्थ की अत्यंत न्यून सापेक्ष विद्युतशीलता होनी चाहिए जिससे कि परावैद्युत सामर्थ्य अधिक हो। यही आपका गलत है, जबकि आपकी सारे फैक्ट पढ़ लेना, ये सभी सही हैं। चलिए देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। विद्युत रोधी के गुण निम्न जैसे, यानी इसमें यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए और इससे पंचर सामर्थ्य में फ्लैश ओवर सामर्थ्य का अनुपात अधिक होना चाहिए। पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए तथा इसकी परावैद्युत सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर की वांछनीय विशेषता नहीं है? सही उत्तर, इसमें कम ढाकता हुआ ताकत ये आपकी विशेषता नहीं है। इंसुलेटर की ढाकता हुआ ताकत सदैव उच्च होनी चाहिए, अन्यथा ब्रेकडाउन की संभावना अधिक होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? सही उत्तर, रबर। रबर एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है, जबकि पानी, तांबे की तार, शीशा, ग्रेफाइट सुचालक सामग्री होती है। चलिए